हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्या पिछली क्लास में हमने क्या करी थी 11th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। ठीक है, जो कि आपके क्या पूरी 11th की हिस्ट्री के लिए क्या बहुत ज़्यादा क्या है यूजफुल और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आइए हम क्या आगे क्वेश्चंस करते हैं। आयात निर्यात वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। साक्षरता भी हमने पढ़ लिया था। लिपि भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, भाषा रह रहा है हमारा। ठीक है, कि मेसोपोटामिया की भाषा कैसी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की भाषा कैसी थी और यहाँ से क्या आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे मेसोपोटामिया की सबसे पहले प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि मेसोपोटामिया की क्या प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, वो कौन सी थी, ये आपकी सुमेरियन थी। कौन सी थी? सुमेरियन। और किसके द्वारा बोली जाती थी? सुमेरियन लोगों के द्वारा, इसलिए तो क्या बोलते हैं सुमेरियन भाषा भी कहते हैं। तो याद रखना, प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। और दूसरी 2400 ईसा पूर्व में जो सुमेरियन भाषा का स्थान कौन ले लेती है? अक्कती भाषा। कौन ले लेती है? अक्कती भाषा क्या है? 2400 ईसा पूर्व के आसपास की अक्कती भाषा आपका सुमेरियन का स्थान ले लेती है। फिर बाद में कौन सी आती है आपकी? अरमाइक। कौन सी आती है? अरमाइक भाषा आती है। और कब आती है? 2400 ईसा पूर्व, सॉरी 24 नहीं 1400 ईसा पूर्व। कब आती है? 1400 ईसा पूर्व में आती है। तो प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। सुमेरियन के बाद कौन सी प्रसिद्ध होती है आपकी? अक्कदी। और फिर क्या होती है आपकी? अरमाइक। कौन सी होती है? अरमाइक। अरमाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली थी। ठीक है, आज भी क्या इसको इराक के हिस्सों में क्या बोली जाती है। तो वर्तमान में इराक में आपकी कौन सी लिपि बोली जाती है, सॉरी कौन सी भाषा बोली जाती है? अरमाइक। ठीक है, जो किससे मिलती जुलती है? हिब्रू से। क्या है? हिब्रू। लिपि से याद आया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, ठीक है, तो आप ये लोग देख सकते हो ये क्या थी उनकी लिपि। ठीक है, मैंने आपको पट्टिकाओं के बारे में बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, ये आपकी क्या है? पट्टिकाएं। क्या है ये? आप पट्टिकाएं, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, कि उनकी लिपि कैसी थी। और ये क्या है? उनके अल्फाबेट्स। ठीक है, इन लोगों ने लिखा है गुड हेवन। ठीक है, डे लिखा है इन लोगों ने, हैंड, बर्ड, फिश। ठीक है, ये क्या है? इनके सिंबल्स है। ठीक है, हम लोग फिश कैसे लिखते हैं इन लोगों में? ये क्या है? एफ। ये क्या है? आई। ये क्या है? एस। और ये क्या है? एच। ठीक है, ये क्या है? इनके अकॉर्डिंग फिश है। और ये क्या है आपका? बी है, ये आई है, ये आर, ये डी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इन्होंने हैंड लिखा है। ठीक है, ये इनकी क्या थी? लिपि। ठीक है, और ये इनकी भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की उरनगर। ठीक है, मेसोपोटामिया की उरनगर की विशेषता मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेसोपोटामिया क्या कुछ प्रसिद्ध नगर है। क्या है? कुछ प्रसिद्ध नगर है। कौन कौन से? उरुक मारी। कौन कौन से? उरुक मारी और एक बिबिलान। ठीक है, ये आपके क्या थे? कुछ प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, जिसमें से आपको क्या बताना है? उरनगर की नगर योजना बतानी है। ठीक है, उरनगर की नगर योजना। नगर योजना का मतलब क्या? उनके घर कैसे बनाए गए थे, कैसे गलियां थी, पानी कहाँ पे जाता था, ये सबको किसमें बताना है? उरनगर की नगर योजना में बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर उर की व्यवस्थित खुदाई कब हुई थी? 1930 में हुई थी। आप इस चीज का ध्यान रखोगे, कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में क्या है आपकी उर की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ठीक है, उर में नगर नियोजन का अभाव था। मतलब क्या है? प्लानिंग करके नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसको क्या है? जैसे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, हाँ यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, पर लोगों ने क्या विदाउट किसी प्लानिंग के क्या अपने घर बनाए थे। ठीक है, सड़कें सीधी ना होकर क्या थी? घुमावदार थे। ठीक है, इनकी सड़कें क्या है? सीधी ना होने के बावजूद क्या इनकी क्या थी? घुमावदारी थी, सीधी सड़कें नहीं थी। ठीक है, घर अनियमित आकार के बने होते थे, लेकिन उस केंद्र आंगन की व्यवस्था थी जिनके चारों ओर कमरे थे। ठीक है, क्या बताया गया? बीच में क्या था? इनका आंगन था और चारों ओर क्या बनाए गए थे? कमरे। ठीक है, चारों ओर क्या बनाए गए थे इनके? आप कमरे। ठीक है, और ये भी हमें क्या, अब ये सोचो यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या थी? घुमावदार थी। ठीक है, तो इनकी गलियों में क्या कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा पाता था। ठीक है, इसलिए क्या अपने सामानों को लाने ले जाने के लिए क्या किसी जानवर या फिर क्या अपने सर पर बोझ जैसे हम लेके जाते वैसा यूज करते थे।
ठीक है। जल निकासी का कोई सुनियोजित तरीका नहीं था। घरों का पानी पाइप के जरिए आंगन से ना मिलकर छतों के ढलान के द्वारा सीधे गलियों में जाता है। ठीक है, अब देखो इनको इतना ही मैनेज नहीं था कि पानी क्या जाना चाहिए, सारा एक जगह जाना चाहिए। ठीक है, इनका सारा पानी क्या गलियों में जाता है। ठीक है, इनका पूरा पानी क्या है, गस निकलने के बाद क्या जाता है, गलियों में जाता है। या फिर बहुत लोगों ने क्या कर रखे थे, अपने घर के अंदर ही क्या बना रखे थे, हौज बना रखे थे। क्या बना रखे थे, हौज। ठीक है, हौज का मतलब क्या, एक बड़ा सा गड्ढा जिसके अंदर क्या पानी भर जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आपका पूरा जो पानी आता है और ठीक है वो क्या था, भर जाता है। इसको क्या बोलते थे, हौज। ठीक है, आंगन बना दिया जाता था और छत से सारे भी जितने पाइप आ रहे सब क्या इसमें कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे क्या सारा पानी कहाँ भर जाता था, और ये सब क्या पुराने के टाइम पर होता है। ठीक है, पुराने टाइम आपका क्या ड्रेनेज सिस्टम में सब देखने को मिलता था। ठीक है, ठीक है, लोग घरों का कूड़ा क्या गलियों में फेंक देते हैं, जिससे क्या सड़कों की ऊंची बने रहते। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने क्या करा, सड़कें ऊंची करने के लिए क्या करे, अपने हम क्या कूड़ेदान में डालते हैं, इन लोगों ने अपने घर का सारा कूड़ा कहाँ डाल देते, गलियों में सड़कों पर फेंक देते, जिससे क्या इनकी जो सड़कें क्या हो जाती थी, ऊंची, क्या हो जाती थी, ऊंची। ठीक है, और याद रखना इनके घरों में क्या था, खिड़कियों का अभाव होता है। क्या था, खिड़कियों का अभाव। अभाव मतलब है क्या है, खिड़कियों का ना होना। ठीक है, इनके घरों में क्या नहीं पाए जाते थे, खिड़की। क्यों, ताकि क्या क्या बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे। क्या बनी रहे, गोपनीय की प्राइवेसी क्या पूरी बनी रहे। ठीक है, कि इनकी घर की बातें क्या बाहर ना जा सके। ठीक है, अंदर रोशनी के लिए आंखों के माध्यम, ये गलती हो गई। ठीक है, आंखों नहीं, खिड़कियां आएंगी यहाँ पे, क्या आएगा, खिड़कियां। जो घर के अंदर जो रोशनी आई थी वो किसके माध्यम से आती थी, खिड़कियों के माध्यम से आती थी। ठीक है, सॉरी, खिड़कियों के माध्यम से नहीं आती थी, बल्कि क्या आंगन से आती थी। ठीक है, कहाँ से आती थी, खिड़कियां नहीं थी, इसलिए क्या जो रोशनी है क्या खिड़कियों से ना कर क्या जो लोगों ने आंगन बनाए आंगन से आती थी। ठीक है, और नगर की बनावट दैनिक जीवन से जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित थे। इसमें मुख्य रूप से क्या माना जाता था, जिन लोगों की दहलीज, दहलीज मतलब क्या, जिन लोगों का घर थोड़ा ऊंचाई पर बने हुए हैं। ठीक है, अगर वो क्या ऊंचाई पर बने हैं तो वो लोग क्या है, अमीर है। क्या है, अमीर है। और जिन लोगों के घर क्या नीचे पे है वो क्या है, गरीब। ये क्या था, इनका एक अंधविश्वास था। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, उरनगर की नगर योजना। ठीक है, उरनगर की नगर योजना। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उरनगर की नगर योजना बताइए, तो आप इस क्वेश्चन को क्या बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्या है, मारी का विशाल राजमहल। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें क्या आपके उरुक और मारी, ये क्या फेमस है। अब मारी नगर में क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल राजमहल था। क्या था आपका, एक बहुत बड़ा बड़ा विशाल क्या था आपका, राजमहल था। ठीक है, तो आपको क्या इस राजमहल की विशेषताएं बतानी है। अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन कि मारी नगर के विशाल राजमहल की विशेषताएं बताइए, तो आप क्या लिखोगे, क्या विशाल प्रशासनिक केंद्र, तो क्या माना जाता है, विशाल प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। कैसे, यह राजमहल सिर्फ राजा का घर नहीं अपितु क्या है, कीमती वस्तुओं और आभूषण का भी निर्माण होता था। ठीक है, इस राजमहल में क्या आभूषण से आभूषण वगैरह भी बनाए जाते थे, किससे, कीमती पत्थरों से। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या क्या आयात करते हैं, क्या क्या निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बाहर देश से क्या कीमती पत्थर मंगा के क्या बनाते थे, उससे आभूषण बनाते थे। ठीक है, अगला क्या है, भव्य वास्तुकला। क्या है अगला, भव्य वास्तुकला। ठीक है, अगर आपसे क्या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या महलों में कमरे कितने थे, तो आप याद रखोगे 260। ठीक है, कितने कमरे थे, 260। ठीक है, महल में 260 कमरे थे, जिसमें क्या एक सफेद पत्थर जड़े आंगन, सुंदर भित्ति चित्र। ठीक है, और उनके घरों में क्या जो आपकी जो दीवारें थी उनपे क्या एक बहुत अच्छे अच्छे क्या चित्र बनाए गए, जिसमें क्या बोलते हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं। ठीक है, एक प्रवेश द्वार। ठीक है, 260 कमरे। ठीक है, और इतने राजमहल के प्रवेश द्वार कितना था, एक। ठीक है, याद रखना सुरक्षा के कारण इन विशाल राजमहल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जो कि उत्तर की ओर बना हुआ है। ठीक है, इतने बड़े राजमहल में कितने गेट थे आपके, सिर्फ एक, और कमरे कितने थे, 260। ठीक है, राजा की विलासतापूर्ण जीवन। ठीक है, कि राजा अपना जीवन कैसा जीता था। ठीक है, दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन में
मेज पर प्रतिदिन भारी मात्रा में मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर पेश की जाती थी। ठीक है, हमें क्या वहाँ पे सूची मिली है जिससे हम क्या बता सकते हैं कि उनके दैनिक जीवन में क्या इन चीजों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार और कूटनीति केंद्र। ठीक है, राजा विदेशी मेहमानों को दूत एक विशेष कक्ष नंबर 132 में मिलता था। ठीक है, अगर बाहर से कोई भी आ रहा है उनसे मिलने के लिए तो क्या था, वो उनका क्या मीटिंग रूम था। ठीक है, वहां पे क्या रिश्तेदारों को बिठाकर उनसे मिला जाता था। वो राजा कौन से कमरे में मिलता था, 132 नंबर कमरे में क्या है वो मिला करते थे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया वहां के राजमहल पे में क्या बने हुए थे। राजमहल की दीवारों पर क्या कलाकारी, विशेषकर भित्ति चित्र अंतुंगों के बहुत ही क्या आकर्षित करते थे। ये राजमहल इतना प्यारा था कि सभी लोगों को आकर्षित करता था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विशाल राजमहल की विशेषताएं बताइए, तब आपको क्या है ये सारे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये आपका पूरा। ठीक है, अगला क्या है आपका, मारीनगर एक व्यापारिक स्थल। ठीक है, एक तो मारीनगर आपका किसके लिए प्रसिद्ध था, विशाल राजमहल के लिए। दूसरा मारीनगर आपका क्या व्यापारिक केंद्र के लिए भी क्या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। किस चीज के लिए, व्यापार के लिए भी क्या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। वो कैसे, ठीक है, रणनीति भौतिक स्थिति क्या थी इनकी, रणनीति भौतिक स्थिति। मारी दक्षिण मेसोपोटामिया और उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच स्थित था यहाँ तुर्की। ठीक है, कौन कौन से, तुर्की, सीरिया, लेबनान। ठीक है, इन सब से क्या लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि नावों के जरिए क्या ले जाया जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें क्या यहाँ से क्या आती थी और ले जाती थी, मतलब क्या आयात निर्यात होता था। ठीक है, जल परिवहन का मुख्य केंद्र, क्योंकि यहाँ फरात नदी पर था। ठीक है, आपका जो मारीनगर था कहाँ पर स्थित था, ये फरात नदी के किनारे। ठीक है, क्योंकि ये फरात नदी पर था इसलिए क्या दक्षिण ओर से जाने वाली नावें माल के आदान प्रदान के लिए यहाँ रुकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इनका बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह। यहीं से क्या हो रहे थे, इनके सामानों का आयात और निर्यात हो रहा था। ठीक है, और यहीं पर क्या, कहाँ पर, मारी पर क्या सारे बोर्ड यहाँ पर रुकते थे, जितने भी नाव है सारे यहाँ पर रुकते थे। ठीक है, जब आप यहाँ पर आकर रुकते थे तो जो लेके आ रहे हैं पूरा नाव भर के, वो लोग क्या सामान, जितना भी सामान लेकर आए हैं उसका 10% क्या लेते थे, टैक्स। क्या लेते थे, टैक्स। अगर पूछ लिया जाए मारीनगर में कितने प्रतिशत का टैक्स लिया जाता था, तो कितना था, 10% का। ठीक है, मारी के शासक यहाँ से गुजरने वाले नाव, ठीक है, जो पूरा माल से भरा हुआ होता था, उन पर क्या 10% कर वसूलते थे, जिससे शहर आर्थिक रूप से क्या है बहुत ज्यादा समृद्ध था। ठीक है, क्या मिल रहा है इनको, टैक्स मिल रहा है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का केंद्र। ठीक है, जो आपका मारीनगर था, यहाँ रहने वाले किसान, पशुपालक के बीच अनाज, पशु उत्पादन जैसे पनीर, चमड़ा, ऊन का आदान प्रदान होता था। इससे यह एक क्या जीवित बाजार भी बना हुआ था। मतलब क्या यहाँ पर मार्केटिंग सिस्टम भी क्या बहुत ज्यादा था, और नगरों के मुताबिक जो भी हो। ठीक है, अगला क्या है आपका, सांस्कृतिक और आर्थिक विनियम। क्या है, सांस्कृतिक और आर्थिक विनियम। यह केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि क्या विभिन्न सांस्कृतिक और लोगों का भी क्या मिला स्थान था। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हो, जैसे आपने पढ़ा है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण में क्या होता है, आपका सिर्फ सामानों का आयात निर्यात नहीं, आपकी संस्कृति का भी आयात निर्यात होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं, हमने पढ़ा, तो लोग क्या सामान के साथ साथ क्या अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या था कि ये क्या एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यापारिक स्थल क्यों माना जाता है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इनको तब तक लर्न करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।